हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 4। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो मानस नेशनल पार्क में अभी कुछ पिग्मी हॉग को रिलीज़ किया गया है फ्रॉम कैप्टिव ब्रीडिंग इनटू वाइल्ड। ठीक, अभी मानस नेशनल पार्क जो है ऑलमोस्ट बॉर्डर पे लाई करता है आसाम के, और ये टच करता है भूटान को भी, और ये कंटिगुअस है विथ भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से। और यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है मानस रिवर। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऑल्सो यहाँ पे जो स्पीशीज़ मिलती है मेनली हमें कौन सी मिलती है? बंगाल फ्लोरिकन मिलती है, हिस्पिड हेयर हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। चाइनीज़ पंगोलिन हो गया, और क्लाउडेड लेपर्ड्स हो गए, राइनोसेरस हो गया। अब देखो असम में 7 नेशनल पार्क हैं। पहला जो है हमारा रायमोना। अब इसको याद करने के लिए ऑर्डर ये है मोंक, मानस, ओरांग, नामेरी और काजीरंगा। तो पहला हो गया रायमोना, फिर मोंक हो गया, फिर D1 D2 दिब्रू साइकोवा और दिहिंग पटकाई। अब देखो असम के टाइगर रिजर्व्स याद रखने हैं, तो ये जो मोंक वाले हैं यही यहाँ के टाइगर रिजर्व्स हैं। ऑल्सो मानस और दिब्रू साइकोवा जो है ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक, और मानस और काजीरंगा जो है ये हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ऑल्सो मैंने अगस्त में बता रखा है कि यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई है, उसका नाम क्या है? और यहाँ पे जो रामसर साइट है उसका क्या नाम है? हमारा दीपोर भील। ठीक, ये है पिग्मी हॉग, और ये जो है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, और मेरी मदर के हिसाब से मैं हूँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट। और एक डिफरेंस क्या है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और मैं हूँ वल्नरेबल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ असम के मानस नेशनल पार्क में मिलते हैं, दो ये अर्लियर इंडिया, भूटान और नेपाल में मिलते थे। ठीक, बेसिकली ये जो हमारे हिमालयाज़ हैं उसके फुट हिल्स में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं टॉल, वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये साइट्स के कौन से उसमें आते हैं? साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं, WPA एक्ट में हमारे शेड्यूल 1 में आते हैं, ये याद रखना है। और ये जो होते हैं ये सोशल एनिमल्स होते हैं। ये ऑलमोस्ट अप टू 20 एनिमल्स के ग्रुप में रहते हैं, और इनको लीड कौन करती है? एक मैट्रियार्क लीड करती है। ठीक, और ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ होते हैं कि इनके प्रेजेंस से और स्पीशीज़ का प्रेजेंस हमें दिखता है, या फिर थोड़ा से भी अगर चेंजेस हो रहे हैं हमारे हैबिटेट में तो इनका वहाँ मिलना कम हो जाता है। अब एक पैरासाइट इन पे फीड करता है जिसका नाम क्या है? पिग्मी हॉग सकिंग लाउज। ये जो होता है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो पैरासाइट इस पे फीड करता है उसको वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब देखो तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है वो मेमोरियल बना रही है फॉर पेरियार ईवी रामास्वामी। बेसिकली ईवी रामास्वामी को ही पेरियार बुलाते हैं। और ये कहाँ बन रहा है? ये अरुकुटी अलापुजा केरल में बन रहा है। अब केरला में क्यों बन रहा है? क्योंकि इनको यहाँ पे जेल किया गया था ड्यूरिंग दी वाइकॉम सत्याग्रह, और ये ओनली लीडर थे जिन्हें इस टाइम पे रिगरस पनिशमेंट दी गई थी। ठीक है, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ही क्यों बना रही है? क्योंकि ये जो हैं पेरियार, इनको माना जाता है फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। ठीक, इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसे बना रही है। ऑल्सो वाइकॉम सत्याग्रह को इस साल कंप्लीट हुए हैं 100 ईयर्स। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अब देखो ये स्टार्ट हुआ था 30 मार्च को 1924 में, और ख़त्म हुआ था 23 नवंबर को। ठीक, 1925 में। तो तुम्हें ये याद रखना है 24 से 25 तक चला था ये हुआ कहाँ पे था? बेसिकली हमारा त्रावणकोर का प्रिंसली स्टेट है, उसके केरला रीजन में वाइकोम महादेवर टेम्पल था। उसके अराउंड क्या था कि 4 रोड्स थी। ठीक, जहाँ पे अनटचेबल्स या फिर लोअर कास्ट को अलाउड नहीं था एंट्री, ना ही टेम्पल में ना ही इन रोड्स पे। और इस मूवमेंट के बाद भी सिर्फ 3 रोड क्या की गई? डाइवर्ट कर दी गई। मतलब यहाँ पे डाइवर्जिंग रोड्स क्रिएट कर दी गई 3 साइड पे, जहाँ पे लो कास्ट की एंट्री कर दी गई, बट एक रोड अभी भी बंद थी। ठीक, ऑल्सो टेम्पल एंट्री अलाउ नहीं किया गया इसमें। टेम्पल एंट्री जो है वो लेटर 1936 में जब त्रावणकोर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ करता है, तब जाके टेम्पल एंट्री शुरू हो जाती है। इसीलिए वाइकॉम सत्याग्रह को वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट माना जाता है, या फिर फर्स्ट मूवमेंट भी कह सकते हो, जो कि टेम्पल एंट्री के लिए था। अब इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे इसमें? तो इंपॉर्टेंट लीडर जो थे इसमें वो के कलप्पन थे, इनको केरला गांधी बुलाते हैं। TK माधवन थे और KP केसवा थे। ठीक, इसमें TK माधवन जो थे इन्होंने 1917 में ही इनका एक
एडिटोरियल था देश अभिमानी, उसमें लिखा था टेम्पल एंट्री के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने ही सपोर्ट गार्नर किया, महात्मा गांधी से भी इंसिस्ट किया। फिर 1923 के कांग्रेस सेशन जो कि काकीनाडा में हुआ, काकीनाडा कहाँ पे है, हमारा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बेसिकली कांग्रेस ने अलाउ कर दिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए। और जो कांग्रेस की केरला की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उसने लिया केस इसका एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट लॉन्च करने का। तब ही हमारा लॉन्च होता है ये वाला वाइकोम सत्याग्रह मूवमेंट। अब देखो नाम में ही सत्याग्रह है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, हम पैसिव रेजिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली रोज़ 3 लोगों को भेजा जाता था लोअर कास्ट से टू एंटर द दोज रोड्स हैं, और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था पुलिस द्वारा। फिर क्या होगा, अगले दिन फिर 3 लोगों को भेजेंगे। अब इसमें लोअर कास्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, एक थी एजवाहा, नायर कह सकते हो, और पुलैयास कह सकते हो। जो हमारे टीके माधवन थे वो एजवाहा खुद थे। अब कई प्रोमिनेंट लीडर जब अरेस्ट हो जाते हैं तब बुलाया जाता है ईवी रामास्वामी को, ठीक। यही रिस्पॉन्सिबल थे मास मोबिलाइजेशन के लिए यहाँ पे, और इन्हीं ने टू अ लार्ज एक्सटेंट इसमें ग्रेटर रोल प्ले किया था। दो इनका एक सेपरेट मूवमेंट है जो तुम पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। वो शुरू कब होता है, 1925 में शुरू होता है, जब ये कांग्रेस छोड़ देते हैं। अब देखो महात्मा गांधी भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, श्री नारायण गुरु भी इसमें इन्वॉल्व थे, और इसी मूवमेंट में तुम्हें महात्मा गांधी और ईवी रामास्वामी के बीच में डिफरेंसेस भी दिखेंगे, क्योंकि गांधी जो थे वो अनटचेबिलिटी को एक हिंदू इशू मानते थे, और जो ईवी रामास्वामी थे ये कहते थे कि ये एक ह्यूमन इशू है। जैसे गांधी जो थे ये फेवर में थे कि जो अपर कास्ट हैं और लोअर कास्ट हैं इनकी सेपरेट डाइनिंग में, कि अलग अलग खाना खाएं, बट ईवी रामास्वामी जो थे इनके इसके अगेंस्ट थे। सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो बंद हो गया था 23 नवंबर को ही, बट फाइनल जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन है वो 30 नवंबर को आता है, जब गांधी और WH पिट जो कि वहाँ का कमिश्नर था उनके बीच में कुछ चीज़ें साइन हो जाती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें साइन हो जाती हैं, तब ये ख़त्म होता है। ऑल्सो तुम्हें एक नाम और याद रखना है, जॉर्ज जोसेफ, यही रिस्पॉन्सिबल थे बेसिकली ईवी रामास्वामी को यहाँ बुलाने के लिए, ठीक। ये थे और एक जन और थे, उनका नाम बहुत टफ है, तो कम से कम तुम जॉर्ज जोसेफ जो है ये याद रख लो। तो यूरोपियन यूनियन जो है ये लेके आने वाला है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ये बेसिकली कमेंस होने वाले थे 30 दिसंबर तक, बट अभी क्या किया है, इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए, ठीक। ऑल्सो यूरोपियन यूनियन एक चीज़ और लेके आ चुकी है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब बेसिकली ये क्या होता है कि जब भी तुम कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो ना, और उसके अगर प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर ये एमिशन बहुत ज़्यादा है तो EU क्या करेगा, तुम्हें कार्बन टैक्स लगाएगा उस इंपोर्ट आइटम पे। अब सिमिलरली जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है ये क्या करेगा, अगर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, अगर उसके प्रोडक्शन में क्या हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, तो ये क्या करेंगे, उस पर भी कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाएंगे या फिर उसका जो इंपोर्ट है वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक। इंडिया इसको टर्म करता है दोनों को कि ये दोनों नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, और इंडिया ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, ठीक। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है, कमोडिटीज़ जो कि कवर्ड है। तो तुम्हें पहले याद रखना है 3 C हैं इसमें, कैटल इंक्लूडिंग बीफ, ठीक, याद रखना है। ककोआ मैंने बता रखा था, इससे चॉकलेट बनती है। कॉफ़ी हो गया, उसके अलावा वुड हो गया, ऑयल पाम हो गया जिसके हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वर्ल्ड में, ठीक, रबर हो गया, सोया हो गया, और इवन जो कि प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं जैसे लेदर हो गया, चॉकलेट हो गया, पेपर हो गया, ये तो हमें याद ही रखना है पूरा, ठीक। तो 3 C हो गया, फिर ऑयल पाम हो गया, रबर हो गया, सोया, वुड, और ये तुम्हें याद रखना है लेदर, चॉकलेट और पेपर। अब इन्होंने एक कट ऑफ डेट दे रखी है जनवरी 1 की 2021 का, इसमें लिखा है कि इसके बाद यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक। ऑल्सो इवन स्मॉल बिजनेसेस जो कि पार्ट है लार्जर बिजनेसेस के, उनको भी इवन रेगुलेट किया जाएगा। ऑल्सो EU जो है इसमें बेंचमार्किंग सिस्टम भी डेवलप करेगा, कंट्री को बेंचमार्क करेगा। 3 टियर सिस्टम होगा, लो रिस्क से हाई रिस्क, ठीक, और इसके बेसिस पे ये क्लासीफाई करेगा कंट्रीज़ को। 2 मैंने प्रोविजंस बता दी हैं, बस बेसिक चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन जो है ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और दोनों ही नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं,
ठीक है। इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक। और इसको पहले क्या बुलाया जाता था? इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉर्पोरेशन। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ है? ये हमारा ये एस्टैब्लिश हुआ है 2020 में। बट ये जो पुरानी वाली बॉडी है ये 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑल्सो 16 कंट्रीज इसका मेंबर हैं। अब इसको याद करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि ब्लॉक बना लेना है इसे। जैसे साउथ अमेरिका के ब्लॉक में क्या आएगा हमारा? अर्जेंटीना हो गया और ब्राज़ील हो गया। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर कनाडा है। इधर देखो यूरोपियन कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, ये हो गया हमारा यूरोप वाला पार्ट। डेनमार्क भी है इसमें। ठीक। और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स भी है। तो ऐसे करके ब्लॉक्स बना के तुम्हें याद कर लेना है। बाकी हमारे यहाँ की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका पार्ट हो गई है वो कौन सी है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये किसके अंदर आती है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर। बाकी काम वही करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा। ठीक है। अब इंडिया जो है वो एफिलिएट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटर्स फोरम का। अब ये जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था 2011 में। और ये बेसिकली क्या करता है कि यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता है इन मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशंस में। इससे क्या होगा? इनका जो एडॉप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंडिया में कौन सी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है मेडिकल डिवाइसेस को? उसका नाम है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। ऑल्सो इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज्वाइन करना। इवन इट विल अलाउ अस एक्सेस टू न्यू मेडिकल डिवाइसेस। ऑल्सो इसके मेंबर्स याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है इसका पार्ट है, जैसे US हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब। तो ये याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो याद रखनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट। तो यूनियन कैबिनेट ने 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दे दिया है। ऑलरेडी ये सब मैंने बता रखा है कि कंडीशंस क्या होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट बता रखा है इसमें। इवन यही बता रखा है कि ये ऑलरेडी हैं। तो पहले 6 थी, अब 5 और हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। और कौन कौन सी ऐड हुई हैं? मराठी हो गई, पाली और प्राकृत जो है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ऐसे याद रख लो। फिर असमीज़ हो गई और बंगाली हो गई। तो बेसिकली एक हमारी होगी वेस्टर्न लैंग्वेज जो महाराष्ट्र में है, 2 नॉर्थ ईस्ट की होगी ऑलमोस्ट, जो हमारी वेस्ट बंगाल हो गई और आसाम वाली। और ये तो पाली प्राकृत तो याद ही हो जाएगी, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है दोनों। इवन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी मैंने बता रखा है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, PM इंटर्नशिप स्कीम। इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है बट थोड़े बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए। पहली बात, इसको हैंडल कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैंडल कर रही है। बेसिकली हमारा जो एम है वो 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करना है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अभी ये लॉन्च हुई है पायलट फेज़ में। तो ये 1.25 लाख यूथ को अभी ट्रेन करेगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 4,500 का। और 500 रुपये जो होगा वो कंपनी जो है वो देगी अपने CSR फंड से। अब CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ये बेसिकली कंपनी को अपने 2% ऑफ नेट प्रॉफिट का, जो कि प्रीवियस 3 ईयर्स में हुआ है, वो देना होता है सोशल वेलफेयर के लिए या फिर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए। ठीक। और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? वो कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, नेट वर्थ है या नेट वर्थ हो 500 करोड़ के ऊपर, या फिर उनका नेट प्रॉफिट हो वो हो 5 या 5 करोड़ से ऊपर। ठीक है। तो 5, 500 और 1000, ये नेट प्रॉफिट है 5 वाला, और ये 500 हो गया हमारा नेट वर्थ, और ये हो गया हमारा टर्नओवर 1000 करोड़ का। ठीक। और जो 2% देना होता है वो नेट प्रॉफिट का देना होता है, जो पिछले 3 साल में हुआ है, एवरेज नेट प्रॉफिट। जो इंटर्नशिप मिलेगी वो कौन सी कंपनी से मिलेगी? टॉप 500 कंपनी से मिलेगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, पर इतना जान लो कि एज जो है 21 से 24 साल पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। ऐसी फैमिलीज जिनमें गवर्नमेंट जॉब है किसी के पास, उनको नहीं मिलेगी। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लास से ऊपर होनी चाहिए। मेनली जो है ये है वो उन यूथ के लिए है जो कि ITI में ट्रेन हुए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, या फिर कौशल केंद्र में जिनको स्किल मिली है उनके लिए है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसने बेसिकली एक रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अब्यूज़ हो रहा है। ठीक। तो पहली बात, हमारी गवर्नमेंट ने ही डिनाई कर दिया है इसकी रिपोर्ट को और बेसलेस बताया है बिल्कुल। तो ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है। अब ये भी आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि शेरॉन जो है ये प्लूटो का लार्जेस्ट मून है। और एक फिनोमेना यहाँ दिया हुआ है कि म्यूचुअल टाइटल लॉकिंग। इसका मतलब क्या है कि प्लूटो और शेरॉन जो है इन दोनों के सेम सरफेस हमेशा एक दूसरे को फेस करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल टाइटल लॉकिंग। अब ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ठीक है।